नागपुर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की महामंत्री 35 साल की सना खान 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर के लिए निकलती है, लेकिन 2 अगस्त को अचानक सना गायब हो जाती है। अब एक साथ दो राज्यों की पुलिस सना की तलाश में जुट जाती है। एक शख्स पर शक भी होता है, लेकिन अचानक वो शख्स भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। आखिरकार 9 दिन बाद सना को ढूंढते ढूंढते पुलिस एक नदी किनारे पहुंचती है। दो राज्यों की पुलिस, एक नदी, एक कुआं और एक नेता। महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक की इस वक्त की बस यही सबसे बड़ी पहेली है। हालांकि पहेली भी बेहद अजीब है। अजीब इसलिए कि कातिल कहता है कि मैंने नेता को मार डाला। कातिल ये भी कहता है कि कत्ल के बाद उसने लाश जबलपुर के इसी हिरन नदी में फेंक दी। लेकिन कातिल के इकरार जुर्म के बावजूद लाश निकलती है इस नदी से दूर एक कुएं से। अब सवाल ये है कि जबलपुर की उफनती हिरन नदी से लाश तैरती बहती दूर सिवनी के एक खेत के बीचों बीच कुएं तक कैसे पहुंच गई। जबकि नदी का रुख न तो इस खेत की तरफ है न कुएं की तरफ। अब इस उलझी पहेली को सुलझाने से पहले पूरी कहानी को सुनना और समझना जरूरी है। फ्रेंड्स, आई एम एट जबलपुर, बरगी डैम जबलपुर। नर्मदा जी के दर्शन करिए। ये सना खान है, उम्र 36 साल है। सना महाराष्ट्र के नागपुर। सना की मां मेहरुन्निसा नागपुर में ही कांग्रेस है। मां की देखा देखी सना भी राजनीति में बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखते ही देखते वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसी नागपुर शहर से आते हैं। सना की गडकरी से भी अच्छी जान पहचान थी। राजनीति में सना की ठीक ठाक पैठ को देखते हुए पार्टी ने उसे नागपुर की भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महामंत्री बना दिया। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सना तेजी से राजनीति में आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर तभी 2 अगस्त की सुबह सना के 3 मोबाइल फोन एक साथ बंद हो जाते हैं और बस यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है और एक नए किरदार की कहानी में एंट्री होती है। दरअसल सना 1 अगस्त को दिन में नागपुर से जबलपुर के लिए निकलती है। घर में अपनी मां को जबलपुर जाने की जानकारी वो दे चुकी थी। जबलपुर में सना का एक दोस्त रहता था, नाम था अमित साहू। अमित साहू जबलपुर में एक ढाबे का मालिक है। 2 अगस्त की सुबह सना की मां ने सना को फोन किया। फोन बंद था। सना हमेशा अपने साथ 3 मोबाइल फोन रखती थी। हैरत अंगेज तौर पर उसके तीनों मोबाइल बंद थे। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूरा दिन बीत जाता है, सना से कोई संपर्क नहीं हो पाता। 3 अगस्त को भी जब सना का मोबाइल फोन बंद रहता है, घबराए घरवाले अब जबलपुर पहुंचते हैं। वो अमित से मिलते हैं, लेकिन अमित यही बताता है कि सना आई तो थी लेकिन 2 अगस्त को ही लौट गई। मेरी जो सिस्टर है वो 1 तारीख को नागपुर से निकले थे जबलपुर आने के लिए। रात में बस में बैठे, यहाँ जब मॉर्निंग में पहुँचे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि वो जबलपुर में पहुँच गए हैं, राजूला टाउन में, अमित साहू की तरफ में। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हमें कॉल किया 7 बजे करीब कि ठीक है, यहाँ पे बोले ठीक है, मतलब लाइक इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें को थोड़ा सा अनसेफ फील लग रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया हमको, ठीक है। पर उनका नॉर्मल चल रहा था, हमको लगा नॉर्मल है।
तो मुझसे बात नहीं हुई थी, बड़े भैया से बात हुई थी जो घर पे थे, उनसे बातचीत हुई थी। उसके बाद में फिर हमने वापस इनको कॉल लगाने की कोशिश करी बड़े भैया ने, तो नंबर लग नहीं रहा था उनका, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। नेक्स्ट डे जब कॉल लगाया तो नेक्स्ट डे भी स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मम्मी ने अमित साहू को फ़ोन लगाया। जब अमित साहू को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया और मम्मी ने बोला कि ठीक है मेरी बेटी से बात कराओ। तो बोले आपकी बेटी बोले वापस चले गई बोले। तो बोले कहाँ चले गई बोले वो चले गई बोले वापस बोले। अब वो आई बोले हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई बोले बहुत ज़्यादा बोले, ठीक है हमारा बेटी हुई बोले। उसके बाद वो निकल गए बोले। ये सुनने के बाद घरवाले जबलपुर पुलिस से सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने को कहते हैं, लेकिन जबलपुर पुलिस रिपोर्ट लिखने की बजाय सना के घरवालों को ये कहकर टरका देती है कि मामला नागपुर पुलिस का बनता है। पहले दिन तो जब हम वहाँ पे गए जबलपुर पुलिस में, तो उन लोगों ने हमारी कंप्लेंट लेने से इनकारी कर दिया था। बोले आपका बोले वहाँ का रहना है, तो बोले आपको वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी बोले, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मिसिंग के हिसाब से तपास कर रहे थे, तो उसमें भी एक एप्लीकेशन लिए थे उनने। इनिशियली जब ये मिसिंग कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर हुई थी तो इनिशियल तपास में ये मर्डर जबलपुर में हुआ है ये बात सामने आई थी। जबलपुर पुलिस ने उस समय मर्डर का ऑफेंस नहीं रजिस्टर किया था, इसलिए हमने किडनैपिंग फॉर मर्डर का एक ऑफेंस रजिस्टर करके तपास हमने अपने हाथ में लिया था। तपास में आरोपी अरेस्ट भी किए गए हैं। जबलपुर पुलिस से मायूस परिवार वापस नागपुर पहुंचता है। नागपुर पुलिस में सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। चूंकि सना शहर की बीजेपी की एक उभरती हुई नेता थी, लिहाजा पुलिस भी फौरन हरकत में आती है। नागपुर पुलिस की एक टीम अब जबलपुर पहुंचती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सना का कोई सुराग नहीं मिलता। अब तक कई दिन बीत चुके थे। नागपुर पुलिस अमित साहू से भी पूछताछ कर चुकी थी, पर कोई फायदा नहीं। अब नागपुर पुलिस तय करती है कि वो अमित के बयान को क्रॉस चेक करेगी। इसी सिलसिले में पुलिस अब अमित साहू के घर और ढाबे के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करती है। पहली कामयाबी हाथ लगती है। अमित साहू के बयान के उलट सना खान 1 और 2 अगस्त को अमित के इसी घर में आती जाती दिखाई देती है। अब पुलिस अमित के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर को खंगालती है। पता चलता है कि दोनों महीनों से एक दूसरे के संपर्क में थे और लंबी लंबी बातें किया करते थे। उधर अमित को भी पुलिस की इस जांच की भनक लग चुकी थी। अब अमित अचानक गायब हो जाता है। अब नागपुर पुलिस के साथ साथ जबलपुर पुलिस भी घबरा उठती है। सना पहले से ही गायब थी, अब अमित भी गायब। कहीं दोनों की गुमशुदगी की वजह एक तो नहीं। अब अमित की सुराग की तलाश में पुलिस अमित के इस ढाबे पर पहुंचती है। सना की तलाश को अब तक लगभग हफ्ता बीत चुका था। तभी ढाबे के एक मुलाजिम ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उस मुलाजिम ने कहा कि उसके साहब यानी अमित साहू 2 अगस्त की देर शाम अपनी कार में ढाबे पर आए थे। इसके बाद अमित साहू ने उसी मुलाजिम से कहा कि कार की डिग्गी को अच्छे से धो दे। वो कर्मचारी जब डिक्की को धोने लगा तो उसकी नजर डिक्की के अंदर खून के कुछ छींटों पर पड़ी। उसने अमित से पूछा कि ये क्या है। इस पर अमित ने उसे झिड़क दिया और कहा कि बस गाड़ी साफ कर दे। इसके बाद अमित अपनी कार लेकर वहां से निकल पड़ा। तो क्या गुमशुदा सना खान का कत्ल हो चुका है? क्या अमित ने ही सना को मार डाला? लेकिन क्यों? आखिर दोनों दोस्त थे। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश की लाइन सना और अमित के रिश्तों की तरफ घुमा दी। सना के घर वालों से अमित के बारे में पूछा। तब सना की मां ने एक कहानी सुनाई जिसे लेकर वो अब तक खामोश थी। सना की मां के मुताबिक करीब साल भर पहले सना और अमित की दोस्ती हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली। इसके बाद करीब 6 महीने पहले सना और अमित ने कोर्ट में शादी कर ली। ये उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट है। तो सना की मां और इस मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से सना और अमित पति पत्नी थे। तो फिर अमित ने अपनी उस पत्नी का कत्ल क्यों किया होगा जिससे सिर्फ 6 महीने पहले ही उसने कोर्ट में शादी की थी? इस सवाल का जवाब भी सना की मां मेहरुन्निसा ने दिया। इस जवाब के हिसाब से अमित जबलपुर में ही एक होटल खोलने जा रहा था। ढाबा चलाने का तजुर्बा उसे पहले से था। ये बात सना को भी मालूम थी। इसीलिए सना ने इस होटल में अमित के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया। सना ने अमित को 50 लाख रुपए दिए, वो भी घर वालों को बिना बताए। पैसे देने के बाद से ही कई ऐसी चीजें हुई जिसने जल्दी अमित और सना के रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए। उधर अमित के होटल का काम अब तक शुरू नहीं हुआ था। सना अब अमित से अपने पैसे वापस मांगने लगी।
एक रोज जब वो फोन पर पैसे की बात कर रही थी, तब सना की मां ने ये बातचीत सुनी। जब उन्हें पता चला कि सना ने अमित को 50 लाख रुपए दिए, तो उन्होंने कहा कि वो अमित से पैसे वापस मांगे। इसी के बाद 1 अगस्त को अमित से अपने पैसे वापस लेने के लिए सना नागपुर से जबलपुर जाती है, वो भी अकेले। लेकिन जबलपुर जाते ही वो गायब हो जाती है। अब पुलिस के सामने कुछ कुछ तस्वीरें साफ हो चुकी थी, बस इंतजार था अमित के हाथ आने का। पुलिस ने अमित के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। तरकीब काम आ गया। 11 अगस्त को अमित ने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया। ये फोन पुलिस भी सुन रही थी। इस फोन के जरिए अमित का लोकेशन फौरन पता चल गया। तुरंत नागपुर और जबलपुर की एक पुलिस टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है और अमित को दबोच लेती है। अब आगे की कहानी अमित को सुनानी थी। सना की गुमशुदगी से लेकर कार की डिक्की में खून के छींटों तक की पहेली अब वही सुलझा सकता था। अमित ने बोलना शुरू किया। पहेली सुलझनी शुरू हुई, लेकिन पहेली खत्म नहीं हुई। नागपुर से योगेश पांडे और हरदा से लोमेश कुमार गौर के साथ धीरज शाह, जबलपुर, आज तक।